आसन में बैठें। ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास, ओम का उच्चारण। ओम। स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों में घर्षण। उस घर्षण की ऊष्मा को अपने आंखों पर लगाएंगे और यह संकल्प करेंगे मन ही मन कि हम इस सत्र में जो भी पढ़ेंगे वह हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाएगा। ऐसा संकल्प लेते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। धन्यवाद मैम। धन्यवाद निष्ठा जी। कल के स्तर से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट हो? अति सुंदर। क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही है? जी, क्या मेरी स्क्रीन आप सभी से शेयर हो रही है? यस मैम। जी, धन्यवाद। कोई भी बताना चाहेगा? कोई भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अपना शेयर करना चाहते हैं? कोई भी डाउट? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में हमने एक छोटा सा विवरण लिया था। ठीक है, पहले हमने इसकी लिस्ट के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के होते हैं, जो मेजर है वो वाले। ठीक है, देन एक बिगर लिस्ट थी जिसके अंदर हमने इसको देखा था कि और भी इसके प्रकार हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो प्रमुख रूप से जो हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है मैम आप इसमें जी। आपसे कुछ, मैम इसमें आपने एक जो स्लिप सिम्टम्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर में आपने हम्म बताया था डिफ़िकल्टी टू कंट्रोल योर इमोशंस। मैम हम्म मतलब इसका हम और एक बताया था आपने वॉचिंग टेलीविज़न और रीडिंग, तो मैम इसको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। जी, लेकिन ये मुझे पॉइंट समझ नहीं आया। मैंने सिम्टम्स में आपको बताया था यस मैम, सिम्टम्स में आपने बताया था। यहाँ पे। यस मैम। ओके, नो मैम, साइकाट्रिक लेवल। इसके सिम्टम्स में बताया था आपने, ये ओके, यानी कॉज। दिस वन राइट। यस मैम। जी, ठीक है, इसमें मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था। आपका प्रश्न यहाँ पर ये है कि इमोशनली हम अगर बैलेंस नहीं है तो कैसे हमारी स्लीप या हमारी जो निद्रा की अवस्था है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है या बिगड़ सकती है। यही प्रश्न है आपका निष्ठा जी, यही प्रश्न है आपका? यस मैम। जी, देखिए, अगर कोई इमोशनली बैलेंस नहीं है, इट मीन्स या तो वो टेंशन में है या तो वो डिप्रेशन में है, या फिर इमोशनली बहुत रो रहा है और काफी वक्त से रो रहा है। अब ये इमोशनली कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि किसी की डेथ, और वो कोई बच्चा है और किसी प्रियजन को उन्होंने खोया है। बच्चे के लिए किसी भी प्रियजन को खोना कोई छोटी बात नहीं है, और उसने अपनी आंखों देखी, उस चीज को देख लिया। कहते हैं ना, बच्चों के सामने आप इतना बड़ा मंजर ना रखें, बहुत बड़ी चीज है कि अगर सामने डेड बॉडी है और बच्चा उसको देख रहा है, तो ये उसकी दिमागी तौर पे उसके लिए अच्छी बात नहीं है। हम कहेंगे ये उसको स्ट्रांग बनाएगा, कोई भी अगर आप बात कहना चाहेंगे, पर ये सत्य नहीं है। वो उसको स्ट्रांग नहीं बनाएगा, हो सकता है कि उसके लिए ट्रॉमा बन जाए। तो ये एक ऐसा ट्रॉमा बन के रह जाता है। ये तो हो गया बचपन में कोई ऐसी घटना हुई, उस एक बहुत बड़ी घटना हुई किसी प्रियजन को खोने की। दूसरी घटना को समझते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से खूब पढ़े लिखे, नाम
बनाए, वो अब उनको पढ़ाना चाहते हैं। अब उसके ना पनिशमेंट के तौर पे वो कभी-कभी रूम में बंद कर देते हैं, ब्लैक डार्क रूम में। तो जब डार्क रूम में किसी बच्चे को बंद करा जाता है, दैट आल्सो कॉज़ अ ट्रॉमा। उसमें जो उनको डर लगता है, फिर वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहते, ना उनसे ठीक से खुलकर बात करना चाहते हैं, वो उनसे भी दूर भागेंगे। और जिसने भी इस मान लीजिए 2 भाई-बहन हैं और एक ने शिकायत लगाई थी कि नहीं-नहीं भैया या दीदी ऐसे-ऐसे कर रहे थे, तो उससे भी वो दूर होना शुरू हो जाते हैं एंड नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। और जब भी डिप्रेशन और स्ट्रेस में सबसे बड़ा क्लॉज जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। जब कम्युनिकेशन डिक्रीज हो जाए तो इनर यानी कि अंदर ही अंदर अंदरूनी तौर पे जो व्यक्ति है वो और वीक होना शुरू हो जाता है। दृढ़ होने की बजाय वो वीक हो जाता है जब आप इमोशनली हर चीज को बैलेंस नहीं करते हो तब उस केस में। ठीक है, ये तो हुए बहुत बड़े बड़े केसेस जो हम कहीं ना कहीं सुनते आए हैं या देखते आए हैं मूवीज में या सीरीज या वेब सीरीज के थ्रू हम इन सब चीजों को देखते आए हैं। इसके अलावा एक और होता है, जैसे कि किसी बच्चे ने बहुत मेहनत करी पढ़ाई में। ये मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म वाला लेके चल रही हूँ। किसी बच्चे ने बहुत मेहनत करी पढ़ाई में, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, जैसे कि हम यूपीएससी में जानते हैं, नीट का हम देखते हैं बच्चों के साथ कितना बुरा होता है। तो बच्चे प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा, इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। तो दैट ऑल्सो कॉजेज कि वो इमोशनली अपने को उस स्ट्रेस से, उस चीज से अपने को बाहर नहीं निकाल पा रहे। इमोशंस में अगर प्योर सिर्फ इमोशनल लगाव की बात करें, करियर की बात ना करें यहाँ पर, तो हम देखेंगे जैसे मैंने बताया था किसी प्रियजन को खोने का। दूसरा आता है इसके अंदर, मान लीजिए कोई ब्रेकअप हुआ है किसी का, उस केस में किसी जगह पे किसी ग्राउंड में ऐसा है जहाँ पे सामने वाले को ये कह दिया गया कि तुम अ, ये बातें देखिए हर एक के ऊपर अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। कुछ लोग बुरी बातों का ना अच्छे से जवाब नहीं दे पाते और वो उनके अंदर घर कर जाती है। और जो वो घर कर जाती हैं तो वो रातों में सो नहीं पाते। और जब वो सो नहीं पाते तो ज़ाहिर-सी बात है, वो एक डिसऑर्डर की तरह दिखना शुरू होता है हमारी बॉडी पे। मतलब रात को ठीक से सो नहीं रहे, अब नेक्स्ट डे एक तो ट्रॉमा आपकी बॉडी के अंदर या आपके ब्रेन के अंदर चल रहा है। मेंटली आप उस ट्रॉमा से फाइट कर रहे हो, ठीक है? आप कोशिश कर रहे हो लड़ने की। एक तो कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे और फिर थोड़ा-सा लड़ने का प्रयास भी कर रहे हो। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, ऐसा इंसान दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता। वो अपनी ही पढ़ाई पे और नुकसान करता है कि मेरे मार्क्स तो आने नहीं, हटाओ इसको यहाँ से। या फिर वो कहेगा सब मर्द एक जैसे होते हैं, या कहेगी कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, या फिर वो कहेगा कि नहीं सब औरतें ऐसी ही होती हैं। सब प्रकार की महिलाएँ एक प्रकार की ही होती हैं, मतलब जितनी महिलाएँ हैं इस दुनिया में, सब एक प्रकार की होती हैं। वो इमोशनली अपने आप को स्टैग्नेंट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है कि एक तो देखो स्लीप पैटर्न खराब हुआ। स्लीप पैटर्न से खराब होने के बाद क्या हुआ, जब हमें उनकी थोड़ा देखने को हमें मिला इस बारे में, थोड़ा-सा और हमने उनको जानने का प्रयास किया तो, कि वो एक और चीज़ करते हैं। जिस इंसान ने या जिस इंसान के थ्रू उनको वो दुःख या प्रॉब्लम या कोई व्याधि उनको मिल रही है, उनकी लाइफ में आई है इमोशनली, वो ऐसे इंसान से तो नफ़रत करते ही हैं, उनसे जुड़े लोगों से भी नफ़रत करते हैं। ठीक है? कभी-कभी आप नोटिस कीजिएगा कि ब्रेकअप हुआ, वो रातों को जागना शुरू हुए, नेक्स्ट मॉर्निंग या कह लीजिए अब जितनी भी सुबह में होता है, तो वो इंसान जो होता है वो सिर्फ़ उस इंसान से बात करना बंद नहीं कर रहा या उससे दूर नहीं हो रहा, वो पूरे ग्रुप से दूर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा अलूफ भी हो जाएगा, फिर क्या होगा, या तो वो पढ़ाई में ध्यान देंगे या तो नहीं देंगे, या तो जॉब पे ध्यान देंगे या तो नहीं देंगे। कुछ ना कुछ तो आपको बिहेवियरल सिम्पटम्स दिखने को मिलेंगे। ठीक है? एक और चीज़ आती है, इसमें कुछ लोगों के साथ ये होता है कि जैसे कि मैंने डेथ की बात करी, कुछ लोगों के साथ आप कभी नोटिस कीजिएगा जो जिन्होंने कभी भी ऐसे प्रियजन को खोने का उनको उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता है, तो वो रातों को तो देर से सोए, कम सोए और फिर जल्दी उठ गए। नेक्स्ट डे कोई छोटी-सी बात होती है, वो बहुत जल्दी रो पड़ते हैं। किसी ने कुछ बात छेड़ी, वो उस बात पे रो पड़ते हैं। ज़रा-सा किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, जैसे कि मान लीजिए किसी ने पेरेंट्स का टॉपिक छेड़ा, तो बच्चा रो पड़ेगा। किसी ने टॉपिक छेड़ा इस बात का कि कोई फ़ोटोग्राफ दिखा दी उनकी फैमिली की, तो वो तब रो पड़े। या फिर वैसे ही बातों-बातों में या काम करते वक़्त उनको ध्यान आ गया कि पेरेंट्स को लेकर ध्यान आ गया, तो उनका इमोशन ना बार-बार उनको हिट करता है और वो कोई भी फ़ॉर्म में आ जाए, वो ढूँढ लेते हैं कि मुझे वो चीज़ हिट हो रही है या मुझे वो चीज़ कहाँ रुला रही है। वो अपने आप इन तक पहुँचती है, ठीक है? इमोशनली इम्बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये आता है, ठीक है? आगे स अब तो नहीं प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस को नो, लेके।
नो मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इंसोम्निया हमने पढ़ लिया था, स्लीप एपनिया हमने पढ़ लिया था, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में हम पढ़ चुके थे। जब हम स्लीप एपनिया पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो आते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल। ठीक है, तो आप हम सेंट्रल पढ़ने जा रहे हैं आज। जी, ठीक है। सेंट्रल स्लीप एपनिया क्या होता है? ये क्या करता है, ये हमारी जो एयरवेज होती हैं, यानी कि जो जहाँ से हमारी श्वास की नली होती है, उसको ब्लॉक कर देता है। सॉरी, इज नॉट ब्लॉक, बट द ब्रेन फेल्स टू टेल द बॉडी टू ब्रीथ। यानी कि कहाँ काम करते हैं? सेंट्रल से, ये वर्ड आप याद रखेंगे, सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप इसको ऐसे समझेंगे यहाँ पर, तभी सेंट्रल वर्ड यूज करा है। मीन्स जो बड़ी क्या नाम है, जिसको कंट्रोल करने का जो बड़ी लेवल की जो हेडक्वार्टर है, मतलब ब्रेन का जो हेडक्वार्टर है, वही यहाँ पे ब्लॉक हो गया, मतलब कि वही ठीक से नहीं कार्य कर रहा। ऐसा हार्ट में भी होता है वैसे। ठीक है, हार्ट भी हमारा कंट्रोल होता है, पर हार्ट की अपनी भी एक क्षमता होती है चीजों को वो अच्छे से कार्य करने की। मीन्स जिसे हम ऐसे नोड और एबी नोड कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी है, लंग्स के अंदर है। लंग्स में ये अपने आप हमारी ब्रीद इन ब्रीद आउट चल रही है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम इसके अंदर जो ब्रीदिंग पैटर्न है, वो हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता और ब्रेन इसके अंदर सोया रह जाता है इस केस के अंदर। ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं बता पाता कि आपको अपनी कंटिन्यूएशन में रखनी है सांस। अब रोकते क्यों सांस? आप यहाँ पे सोचिए, जब आप स्विमिंग के लिए गए, डाइव करा, तब श्वास रुकी हुई होती है, या फिर हम कुंभक लगाएंगे। ठीक है, हमने होल्ड करा है, या तो उस केस में श्वास को रोकेंगे। तो ऐसे अलग 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 जगहें हैं। कहीं से हमें दुर्गंध आ रही है तो हम अपना श्वास रोक लेते हैं। ठीक है, ब्रेन बताता है ना हमें, श्वास रोक लो, बड़ी बैड स्मेल है आसपास। या फिर श्वास को रोक लो, हमें कुंभक करना है, हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। श्वास को रोक लीजिए, हम डाइव कर रहे हैं, किसमें? स्विमिंग पूल के अंदर डाइव कर रहे हैं। तो जब तक हमारा हेड अंदर होता है, पानी के अंदर होता है, तो हम अपने श्वासों को रोक लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तालमेल है फेफड़ों का, यानी कि लंग्स का, और साथ में जो हमारा ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, इनका एक तालमेल होता है। वो इस प्रकार से चलता है। आपको बहुत लंबा टाइम नहीं लगता सोचने में, ओहो दुर्गंध आती है, चलो मुझे नाक बंद करना है। तो क्या बहुत देर बाद होता है? नहीं, आप तुरंत कुछ सेकंड्स के अंदर, माइक्रो सेकंड के अंदर ही सब कुछ होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ब्रेन के अंदर ही हमारा जो हमारा कंट्रोलिंग पावर है कि सांस नहीं लेनी, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। This type of central apnea, because it is related to the function of central nervous system. People with CSA may gasp for air, but mostly report recurrent awakenings during night. तो ऐसे लोग जनरली क्या होता है, श्वास रुकी क्योंकि ब्रेन ने रोकी थी, तो ऐसे में झटके से उठेंगे, एकदम से आंखें खुलेंगी और झटके से उठ जाएंगे। फिर देखेंगे आसपास, देखेंगे सब कुछ ठीक है, हालांकि उनकी बॉडी को या उनके ब्रेन को ये बात समझ नहीं आई कि हुआ क्या, ये उनको समझ नहीं आता। लेकिन बार बार ये चीज होती है, फिर उनको समझ आ जाता है कि मेरा सांस उखड़ गया था। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। ओल्ड एज में मेरा पंजाबी बोलते हैं सांस उखड़ गया। अब दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, या लोकली डिफरेंट स्टेट्स में कैसे बोलते हैं नहीं पता। पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ऐसे बोलते हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम हुई मुझे सांस नहीं लिया गया, सोते सोते मेरा सांस रुक गया। ये आपने सुना होगा कई बार, ओल्ड एज में बहुत बार सुना होगा आपने। जितने भी वृद्ध अवस्था में जा रहे होते हैं लोग, या जो बहुत मेडिसिन लेते हैं, उस केस में भी ये बात सुनने को मिलती है। स्पेशली स्लीपिंग मेडिसिन जो लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, व्हाट इज रेस्टलेसनेस सिंड्रोम? इसका एक बार मैं इसमें एक मेरे को आपको पॉइंट और क्लियर करना था। हुँ। ऐसे केसेस में जब होता है, जो लोग योग निद्रा करते हैं, वो भी इनके लिए बेटर होता है। और इस केस में अगर रात को आप प्राणायाम करके सोएँगे, तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि मेरा ब्रेन जो होता है, वो एक अच्छी अवस्था में रहता है, एक अच्छी अवेक स्टेट में रहता है कि नींद तो आती ही है, प्लस उसको जो स्लीप एपनिया है, उसको नहीं होने देता, उसको दोबारा नहीं आने देता। ठीक है? उसको रोकने का कार्य करता है। ठीक है? तो ये इससे हमारा ब्रेन जो कहीं न कहीं उसके बीच में रुकावट जो आ रही है, उन रुकावटों को दूर करने का कार्य करता है। ऑफ कोर्स आपका आहार इस पे बहुत मैटर करता है। फिर जब हम अपने आहार पे ध्यान दे रहे हैं, ये तो हो गया न्यूट्रिटिव लेवल पे। पर इमोशनली भी हमें
बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान इमोशनली बैलेंस नहीं होते, इसलिए मैंने बार-बार बोला कि जनरली जो ओल्ड एज्ड पीपल हैं, उनके साथ ये क्यों होता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते। ये बहुत रेगुलर वर्ड्स आप सुनते हैं कि मेरी तो कोई कदर नहीं करता, मेरे बारे में कोई सुनता नहीं है, या मेरे हस्बैंड चले गए तो अब मुझे कोई पूछेगा नहीं, या फिर मेरी वाइफ चली गई हैं तो मेरे को अब कोई पूछेगा नहीं। तो इस तरह की जो कुछ ना कुछ इस तरह के जो शब्द हैं, या कहीं इस तरह का दुःख जो है आप कहीं न कहीं सुनते हैं कि उनमें ये रहता है। तो वो बैलेंस नहीं कर पाते अपने आप को। बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं सिर्फ़ एक बहुत ही बेसिक या कहूँ बहुत कॉमन मैंने कोट करा यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे और रीज़न्स हैं। सिर्फ़ यही एक रीज़न नहीं है, ठीक है? चलिए, व्हाट इज़ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम? इसमें क्या होता है? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम इज़ अ स्लीप डिसऑर्डर दैट कॉजेज़ एन इंटेंस ऑफ एन इर्रेसिस्टिबल अर्ज टू मूव द लेग। इसमें क्या होता है? जो बड़ा ही ना तीखा-सा, बड़ा ही चुभने वाला टाइप का, इसके अंदर एक अर्ज होती है लेग्स के अंदर, मतलब मीन्स मन करता है कि लेग को या तो हिलाऊँ या हिलाती रहूँ। इस प्रकार से इसके अंदर मन करता है। एक सेंसेशन सी होती है इसके अंदर, जब जैसे हम सोचते हैं कभी-कभी हमें लगता है कि हमारा पैर सो गया, तो एक टिंगलिंग सा इफ़ेक्ट होता है, और कुछ लोगों में टिंगलिंग इफ़ेक्ट भी नहीं होता। वो बस वहाँ से उनका मन करता है कि बस पैर को इधर से उधर हिलाएँ या मूव करते रहें, बार-बार मूवमेंट करने का उनको दिल करता है, ठीक है? वो एक जगह पे नॉर्मल रिलैक्स्ड पोज़ीशन में नहीं रह पाते हैं, ठीक है? ये कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे थोड़ा-सा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे ये पुलिंग है, जैसे हम कहते हैं ना कि दंडासन में बैठ जाइए और पैरों को ऐसे करके मूव कीजिए, इन एंड आउट। वो इस तरह से बार-बार यही प्रक्रिया वो बार-बार दोहराते रहते हैं। फीलिंग लाइक अ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम कहते हैं ना कि पैर सो गया। आम भाषा में क्या-क्या बोलते हैं हम? पैर सो गया, फिर उसके बाद सुइयाँ चुभती है ना हल्की-हल्की, टिंगलिंग सी मचती है हमें, वो। देन इचिंग, रात में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इचिंग स्टार्ट हो जाती है, और जनरली जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, वो रात में उनको इचिंग सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। पहले ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छी होती है ना, जब डे टाइम में हम खड़े हुए होते हैं। रात के टाइम में किडनी का भी जो कार्य होता है, वो स्टार्ट होता है, और प्लस हमारा थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। और जो ब्लड सर्कुलेशन है, तो पैरों में कम रहता है, ठीक है? या तो हम बैठेंगे या पैरों को थोड़ा ऊपर रखेंगे, अब उतना ब्लड फ्लो वो उस तरफ नहीं है, कम है। फिर एकिंग, एकिंग में मतलब जो पैरों में थोड़ा दर्द रहता है ना, या आप सोचेंगे थोड़ा-सा कड़बल, जिसे कईयों पे क्रैम्पिंग क्रैम्प्स पड़ना, थोड़ा उस टाइप का फ़ील होता है कि हाँ, पैरों में बहुत दर्द हो रही है, वैसे वाला, ठीक है? थ्रॉम्बिंग मीन्स आपको ऐसा लगेगा जैसे पैल्पिटेशन टाइप होती है ना, उस टाइप का लगेगा, जैसे कि पैर में कुछ हो रहा है, जैसे कुछ धड़क-धड़क सा रहा है, कुछ इस टाइप का लगेगा। पैर में थोड़ा भारीपन टाइप का, इस तरह का लगेगा। सेंसेशन लाइक बग्स आर क्राउलिंग अंडर द स्किन, ये बहुत कॉमन है ओल्ड एज में, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जितनी भी वृद्ध अवस्था में होते हैं, इनको ये बहुत बार सुनने को आपको मिलेगा। वो कहते हैं ऐसा लगता है पैरों पे चींटियाँ चल रही हैं, पैरों पे कोई चूहा चला गया, या पैरों पे कुछ रेंग रहा है, कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। तो ये डिसऑर्डर्स उनको जनरली ओल्ड एज में ये बहुत होते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है, अगेन मैंने कहा ना, इमोशनली इट इज नॉट स्टेबल, बट और भी रीजंस हैं इसके अलावा, जैसे कि मेडिसिन ले रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, और ओल्ड एज में उनको तो ये होता है कि आज मेरे को दर्द ना हो, मैं आज ही फिर से एक बार मेडिसिन ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, जबकि वो दर्द नहीं होने वाली। दर्द होगी तब आप मेडिसिन लीजिए, नहीं, वो मॉर्निंग में ही ले लेते हैं कि मुझे दर्द पूरे दिन हो ना, इसलिए मैं आज अभी इसी वक्त मेडिसिन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। लेकिन कुछ इस चक्रव्यूह में वैसे फँसे हुए हैं, डायबिटीज़ की ले रहे हैं, शुगर की ले रहे हैं, या बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड्स ले रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय हो गया उनको। कोई किसी वजह से मेडिसिन ले रहे हैं, कोई किसी वजह से ले रहे हैं। और एलोपैथिक मेडिसिन्स का जनरली आप सबको पता है एक साइड इफेक्ट होता है, तो जो उस स्टार्टिंग स्टेज में नहीं पता चलता, बट एट द लेटर एज वो हमें देखने को मिलता है। तो उनमें से ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, उनमें से एक सबसे पहले बाहर निकल के आता है। आप देखेंगे यहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन का कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ये इतना नहीं सामने आएगा, पर हाँ, ये इंटरनली जितने भी अच्छे कोई एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, वो ज़रूर बताएँगे। रेस्ट इतने डॉक्टर्स आपको नहीं बताएँगे इस बारे में। वहीं पर लेकिन हम इंटरनली वी ऑल नो कि एलोपैथिक मेडिसिन्स डू हैव अ साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट धीरे-धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। एलोपैथिक मेडिसिन में तो एकदम से आ भी जाता है, ठीक है? तो ये हो सकता है कि किसी भी मेडिसिन से ओवर द पीरियड में आए, या बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में यूज़ की थी तब भी आ गए उसकी साइड इफेक्ट।
ठीक है। समटाइम्स इट इज नॉट द साइड इफेक्ट, ये जरूरी नहीं कि साइड इफेक्ट ही हो। डॉक्टर्स पहले से बता देते हैं कि इसका ना ये वाला ना आपको इसके साथ साथ ये फील होगा या ऐसा होगा। ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी कोई भी सिम्टम साथ में फील होगा, ठीक है। तो ये आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ये वाली मेडिसिन आप लेते जाइएगा। आप ज्यादातर मेडिसिन में देखेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, तो उसकी एक लंबी सी लिस्ट निकल के आती है। ऑलमोस्ट हर मेडिसिन की लिस्ट निकल के आएगी कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। नोजिया है, जॉइंट पेन है, मसल पेन है, क्रैम्पिंग है, वो सब कुछ लिखा हुआ आएगा। कभी आप किसी भी मेडिसिन को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स को लिस्ट करके एक बार देखिएगा, ठीक है। ओके, इसमें एक सबसे कॉमन क्या है यहाँ पर, एक तो मैंने आपको मेडिसिन बताया, फिर लाइंग डाउन द बेड, हर वक्त ही लेटे हुए हैं क्योंकि, और सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड सच एज वाइल ड्राइविंग और एट अ थिएटर। जैसे कि अगर कोई है जिनके पैर ज्यादा लंबे टाइम तक नीचे की तरफ है, बैठने का कम हो रहा है, या फिर अगर बैठे भी हुए हैं जैसे ड्राइविंग टाइम पे जैसे उन्होंने कहा, ऐसे में क्या होता है कि पैरों की मूवमेंट तो हो रही है पर उसमें ना प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा उनको, बॉडी को प्रॉपरली रेस्ट नहीं मिल पा रहा। जो दोज आर द ड्राइवर्स, उस केस में कह सकते हैं आप, दोज हु आर वर्किंग, जो सारा दिन खड़े हुए हैं लगातार, टीचर्स हैं लगातार खड़े हुए हैं, कई घंटों से खड़े हुए हैं, स्कूल की जॉब वाले टीचर्स ने, जो ट्यूशन टीचर्स में भी होते हैं उनकी भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी काफी लंबे समय से सुबह से लेकर शाम तक वो भी पढ़ा रहे होते हैं। आप नोटिस करेंगे ज्यादातर स्टैंडिंग जॉब्स होती हैं। जो भी स्टैंडिंग जॉब्स में ज्यादातर होते हैं उनके साथ ये आम है, एक वेरिकोस वेन्स और रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम ये रहता है, ठीक है। व्हाट इज नार्कोलेप्सी, ये क्या होता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नार्को से हमेशा आप न्यूरो को याद कर लीजिएगा कि न्यूरॉन से रिलेटेड है, ठीक है। Disorder of sleep regulation that affects the control of sleep and wakefulness. People with narcolepsy experience excessive daytime sleepiness, intermittent, uncontrollable episodes of falling asleep during the daytime. क्या बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिए। कई बच्चे आप देखते हैं ना कि स्कूल में जाते ही नींद आ गई। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनको तो सारा दिन सुला लो, जरा सा दीवार पे उनको दीवार मिल जाए, दीवार कोना मिल जाए दीवार का, वहां पे टेक लगाएंगे नींद आ जाएगी इनको। इनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि किस बात पे क्या बात हो रही है, कौन कितनी गहरी बात बोल के चला गया, कोई बहुत सिचुएशन, इतनी गंभीर सिचुएशन हो रही है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस सोना है। एक होती है सिचुएशन ऐसी आती है नींद उड़ जाती है, लेकिन ना ना, इनके साथ ऐसा नहीं है। इनको तो नींद आ रही है और भयंकर नींद आ रही है, और पूरा दिन नींद आ रही है, पूरी रात भी नींद आ रही है, 12 12 13 13 घंटे आराम से सो सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे कॉमनली आप लोगों ने अब तो सुनने को ही मिला है कि कई लोगों के साथ ये होता है और ये होता आया है, और उनके पेरेंट्स फिर उनको दे डू सम काइंड ऑफ पुश के जाइए बाहर जाके काम कीजिए, सारा दिन मत बैठो, कोई एक्टिविटी ढूंढो, सो दैट कि ये जो डिसऑर्डर आपका है ये क्योर हो। ये ना बिल्कुल शुरुआती दौर होता है, ठीक है। अगर यहीं पकड़ लिया गया तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए ना, बाद में इसकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। फिर योग के अंदर इसका प्राणायाम, मेडिटेशन के थ्रू इसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। प्राणायाम होगा और थोड़ी सी मेडिटेशन होती है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी, ठीक है। मेजरली प्राणायाम, और प्राणायाम भी वो वाले जिसके ना थोड़ा हाइपर, जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका, इस प्रकार के ज्यादा इनको करवाए जाते हैं। देन जैसी इनकी साइकिल होती है ना कि एक हो गया हाइपर वाला, बहुत ज्यादा ऊपर उठा देने वाला प्राणायाम करवाया और आसन करवाए, ठीक है। फिर थोड़ा सा रिलैक्स वाले भी कराए, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी एकदम से नहीं ले पाएगी रिलैक्सेशन और बहुत पावर वाला काम को, तो उसका बैलेंस करा जाता है। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेन की प्रॉब्लम है। ब्रेन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे न्यूरॉन्स की स्पेशली बात बोल रहे हैं। तो इस केस में ये है कि एक्टिवनेस जो है ना, हाइपोथैलेमस, हमारा एमिगडाला जो है, वो भी हमें पूरी तरह से अफेक्ट हो रहा है। मैं सिर्फ एक जगह को कोट नहीं कर सकती, इसलिए एमिगडाला में हम स्पेशली बोलना चाहूंगी। एमिगडाला की ये हैबिट बन चुकी है, इफ समथिंग नीड्स टू बी कि मेरी आदतों में आए तो अमिगडाला उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल एरिया माना जाता है, ठीक है। कोई आदत को लेकर आपके रिफ्लेक्स के अंदर वो चीज आ जाए। अब रिफ्लेक्स क्या चीज है, आप ह्यूमन एनाटमी, आई रियली होप ब्रेन की सेंट्रल, मतलब की नर्वस सिस्टम आप अच्छे से रिवाइज करते जा रहे होंगे, तो आप उसमें समझ पाओगे कि मैं एमिगडाला और रिफ्लेक्सेस की क्या बात कही है, ठीक है। अच्छा, इनको अनकंट्रोल लेवल पे इनको नींद आती है, अनकंट्रोल मतलब कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते ये लोग।
आप कुछ कह रहे हो, इनकी उबासियां निकल रही हैं। आपने कहा कि चलो खाना खाने चलते हैं, इनकी उबासियां निकल रही हैं, खाते खाते वहीं टेबल पे ही सर रखा, सो गए। और ऐसा नहीं है कि रात में इनकी नींद पूरी नहीं है, रात की नींद पूरी है इनकी, 8 से 9 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे वाली। वो नींद पूरी करके आए हैं, एक्सेसिव सोते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ सबसे ज्यादा जो चीज अगर हमें करनी है ना न्यूरोलॉजिकली, तो पहले इनको समझना पड़ेगा कि क्या कोई दुख, कोई दर्द, कोई ट्रॉमा, कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा इंटरनली, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम करता है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्रेशन की वजह से भी इनको साथ रहता है। सेकंड क्या रहता है, इनका प्रॉब्लम रहता है कि कोई एक ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो पूरी नहीं कर पाए, कहते हैं ना इच्छा पूरी नहीं हो पाई, या कोई ऐसी इस प्रकार की कोई चीज अगर हो रही हो, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक अपने को स्ट्रेस में रखा होता है, तब ऐसा होता है। हालांकि इसमें ये नहीं दिया हुआ, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पैरासोमनियाज। हमने इंसोम्निया पढ़ लिया, अब पैरासोमनिया। पैरासोमनिया को हम कैसे याद करेंगे? जो नींद में चलने की बीमारी है। कैसे याद करोगे? नींद में चलने की बीमारी को हम पैरासोमनिया बोलते हैं। स्लीप टेरर्स यानी कि बुरे सपने, या इसमें एक और बोलते हैं, हाँ वो होता है ना एक नींद में गिरने का भास होता है। मतलब आप सपना नहीं देख रहे हो गिरने का, पर आपको लग रहा है कि जैसे कि मैं पीछे मुड़ा और गिर गया, कुछ इस प्रकार से ऐसा लगता है, ठीक है। स्लीप वॉकिंग, नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स बुरे सपने इनको कहते हैं, ठीक है। स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर, ये इट इज वेरी बैड, ये डिप्रेशन के बाद की स्टेज होती है, ठीक है। स्लीप पैरालिसिस, बॉडी काम ही नहीं करती, हिलती ही नहीं है बॉडी। मतलब जब सो रहे हैं ना, तो एक साइड पे पलटे तो एक साइड पे रह के दूसरी साइड पे आ ही नहीं पा रहे हो, वो अटक गए उस तरफ। अगर राइट साइड पे सोए तो राइट साइड पे रह गए, लेफ्ट साइड पे टर्न ही नहीं कर सकते। दैट इज स्लीप पैरालिसिस, ठीक है। पैर नीचे की तरफ है तो वो आप पैरों को नहीं हिला पा रहे हैं, या फिर कोई पैर हाथ में है तो हाथों को नहीं हिला पा रहे हैं, दैट इज, ठीक है। मैम, जी। वैसे स्लीप ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। ओके, स्लीप ईटिंग डिसऑर्डर, ये स्लीप ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि नींद में है इंसान, ठीक है, किसमें? नींद में है, और नॉन रेम चल रहा है। इस नॉन रेम के अंदर भी इंसान उठेगा, नींद में है अभी भी, आंखें बंद है, उसको ये पता है कि खाने की चीज कहाँ पड़ी है, वो उठेगा और खाना निकाल के खाएगा। तो उसको ये पता है कि खाना कहाँ पड़ा है, खाना कहाँ पड़ा है। अब नहीं तो थोड़ा सा जंतुजहद करेगा, ढूंढेगा और खाएगा। वो सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखेगा कि आसपास कैसी कंडीशंस है, मतलब उसको ये पता होगा कि फ्रिज में ये चीज पड़ी है, मुझे ये चीज खानी है। माइंड में देखिए ये सब चीजें उसको पता होती हैं, मेंटली ही नोज कि खाने की चीज ना यहाँ पड़ी हुई है, ये वाली चीज यहाँ पड़ी हुई है, तो वो उठेंगे और सीधा उसी तरफ ही जाएंगे खाने के लिए, ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे। फ्रिज में जाएंगे, डायरेक्टली घी का वो पड़ा है, बाउल पड़ा है, उसको निकालेंगे खाएंगे। ब्राउनी पड़ी है, ब्राउनी निकालेंगे और खाएंगे। इसमें ज्यादातर जो इनको क्रेविंग होती है, किसी भी चीज की क्रेविंग हो सकती है वैसे, पर जो मोस्टली देखी गई है वो क्रेविंग होती है मीठे की, मोस्टली जो क्रेविंग नोटिस करी गई है, ठीक है। सॉल्टेड कम रहता है इनका, मीठा बहुत ज्यादा रहता है कि कुछ मीठा मिल जाए, कुछ भी, चाहे वो शुगर में मिल जाए इनको, इनको बिस्किट्स मिल जाए, कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि इनकी एक क्रेविंग जो है उस टाइम पे नींद में वो मिट जाए। चाहे आप इनको सिर्फ मिश्री का एक छोटा सा दाना दे दीजिए, पर ये खाएंगे जरूर, और बिना खाए इनको फिर नींद नहीं आएगी, वापस अपने बेड पे नहीं आ पाएंगे ये। अगर बेड के कॉर्नर में कहीं पे इन्होंने अपने ड्रॉर में रखा हुआ है कुछ, तो चुपचाप से नींद में ही अपना ड्रॉर खोलेंगे, आंखें बंद है पर हाथ चल रहे हैं, खोलेंगे, उसमें इनको पता है कि मेरी XYZ चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, उस ड्रॉर में से निकालेंगे और उसको खाएंगे। और जब तक उसको खा नहीं लेंगे तब तक ये सोते भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, मतलब नींद में है ऑफ कोर्स, पर प्रॉपरली कहते हैं ना कि अब खाना नहीं खाना और नहीं खाना, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर प्रॉपर थाली से जाके खाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। चॉकलेट लेंगे, ब्राउनी लेंगे, कोई ऐसी चीज जो बहुत सिंपली इनके माउथ में चली जाए और दे कैन च्यू इट वेरी इजीली, और वो swallow अच्छे आराम से हो जाए, ठीक है, उसको निगलना ना पड़े, आराम से उसको एक बार च्यू करा और चली जाए, इसलिए सॉफ्ट चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत भारी खाना या बहुत चबाने वाला खाने को नहीं प्रेफर करते ये, इनकी बॉडी प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उसको तोड़ना पड़ेगा ना ज्यादा को। और जो मीठा होता है, मीठा बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाता है बॉडी में, उससे शुगर मिल जाती है बहुत जल्दी, और बॉडी को लगता है कि अरे हाँ तृप्ति हो गई, हमने कुछ खा लिया, ऐसा लगता है इनको, ठीक है। मैम और ये सारे स्टेज 3 एंड 4 में होते हैं ना? स्टेज 3
नॉन एंड रेम 4 होंगे। करेक्ट। यस मैम, स्टेज 3 मतलब नॉन रैम में ही ये सारी चीजें होती नॉन हैं। रेम का पार्ट है ये, करेक्ट। जितनी मैं बीमारियां है ना, चलने की, बोलने की, ये ज्यादातर बीमारियां इसी में ही अकर होती हैं। जी पूछिए सौरभ जी। मैम इसमें ये भी होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, सोए हैं मतलब 10 बजे सो गए, 1-2 बजे उठेंगे और उसके बाद एक आध मतलब कुछ घर में पड़ा हुआ खाना खा लेते हैं, तो क्या वो भी मतलब जैसे रोटी सब्जी या कुछ भी एक्स वाई जेड, नहीं, फिर वो तो डिसऑर्डर पे नहीं आता। वो भी इसी में आएगा ना? नहीं नहीं, वो इसमें नहीं आएगा। मैंने कहा ना, ये लोग खाना नहीं खाते, ये कुछ खाते हैं। चाहे वो बिस्किट का एक पीस लेके खाए, शांत हो जाएंगे। चाहे चोकोपाई ली, वो भी आधी खाएंगे, प्रॉपरली पूरी नहीं खाएंगे, सो जाएंगे। नहीं तो कोई पैकेट है, मान लीजिए चिप्स का पैकेट है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे चिप्स का ले रही हूँ एग्जांपल, सॉल्टेड का। उनको लेकिन मन कर रहा है, और सोचिए कि उन्होंने कहा कि मैं ना रात में कुछ नहीं खाऊंगा, और अब सोते सोते उनको एकदम से उनको याद आया, ब्रेन में तो पता था ना उसको कि चिप्स का पैकेट पड़ा होगा है। वो गए, निकाला और अपने पास रखा हुआ है, और एक या दो शायद चिप लेंगे वो, और उसके बाद वो फिर से नींद में आ गए हैं। बाकी का पूरा पैकेट खत्म नहीं हुआ। समटाइम्स वो खत्म भी कर लेते हैं, लेकिन नींद में खा रहे होते हैं। ऐसे अंदर हाथ जाएगा पैकेट के अंदर और खा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो थाली से जाके वाला खाना कह रहे हो ना, कि रात में इतने बजे नींद खुलती है, प्रॉपर खाना खाते हैं, फिर ऐसे लोगों की ना, वो प्रॉपरली अवेक में होते हैं। उनकी नींद उस टाइम पे इसलिए ब्रेक होती है क्योंकि उन्होंने अपनी दिनचर्या खराब करी हुई होती है। वो ऐसे प्रॉपरली रोटी बना के या मैगी बना के नहीं खाएंगे, क्योंकि बॉडी वेट ही नहीं करेगी इतनी देर। अगर इतनी देर वो वेट करेंगे तो इसका मतलब वो, उनको बीमारी ही नहीं है। उनको फिर चेक कराना पड़ेगा कि उनकी लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंटेस्टाइन में, लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको वो चेक कराना पड़ेगा। थायराइड भी हो सकता है, थायराइड बहुत ज्यादा मेजर कॉज करता है इसमें। ठीक है, ओके। जी मैम। जी, पैरासोमनियास में क्या होता है, इसमें और थोड़ा सा देखेंगे। इसे नॉन रेड स्लीप, पैरासोमनियस हमने अभी समझा। ठीक है, स्लीप चाह रहे समय समझ लिया, मैं गिरने लगी, क्योंकि गिरने वाली कुछ चीज नहीं, पूरा इतना बड़ा बेड था 6 फुट का, और हम बिल्कुल सेंटर में सो रहे हैं। मैं साइड पलटूंगी तो बेड पे ही रहूंगी, मैं एज पे नहीं हूँ, फिर भी अंदर से दिमागी तौर पे लग रहा है। ठीक है, किसी ने मुझे टच करा, कुछ इस प्रकार का कई लोगों को लगता भी है। ठीक है, स्लीप वॉकिंग, सोमनम्बुलिज्म। ठीक है, कन्फेशनल अराउजल, जैसा कुछ बड़बड़ाना सा कुछ शुरू कर देंगे। स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर, जो हमने अभी बात करी है, नॉन रेम के अंदर चल रहा है। और नॉन रेम के अंदर आप हमेशा याद रखिएगा कि आप डिसीजन वगैरह नहीं ले पा रहे हो। तो खाना बनाना बहुत बड़ी चीज है, कुछ भी कुक करना बहुत बड़ी बात है। तभी मैंने कहा कि बहुत सिंपल चीज को उठाएंगे। ये ब्रेड उठा ली तो कच्ची खा जाएंगे, ऐसे ही बिना सेके, बिना ऊपर कुछ लगाए, बस ऐसे कच्ची खा जाएंगे। अगर कोई सब्जी पड़ी है फ्रिज के अंदर, दे नो कि ये पड़ी है, कुछ इनको ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, तो वही खाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर, इन्होंने जो खाना है ना, इन्होंने वही खाना है। अब इनको बहुत देर ढूंढने में लग जाएगी, नींद खराब हो जाए, उठाएंगे वहीं से करेंगे, अपनी नींद खराब कर लेंगे। जिद भी इनके अंदर होती है कि मुझे अगर चॉकलेट खानी है तो मुझे चॉकलेट ही खानी है। आप इनके पास चॉकलेट वाला बिस्किट भी रखोगे तो नहीं खाएंगे, चॉकलेट ही खानी है। फिर अगर बेचारा मन इनको थोड़ा शांत कर दे कि चल कोई नहीं, चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट और बिस्किट तो है, इसके अंदर लिक्विड चॉकलेट है, and वो उतनी ही पूर्ति कर देगा। अगर मेंटली इस चीज की पूर्ति हो पा रही है, अगर वो उसको संभाल पा रहे हैं, नॉन रेम से रेम की तरफ आते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं, फिर नॉन रेम की तरफ जाते हैं। अगर ये ऐसा हो रहा है तब तो एक अलग बात है, पर 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। मैंने लेकिन ये नॉन रेम टू रेम जाते हुए कई लोगों को देखा है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। पर लेकिन मैंने नॉन रेम के केसेस ज्यादा देखे हैं, जिसके अंदर एक ही केस था जिसमें वो डिसीजन मेकिंग कर पाते थे कि हाँ, इतनी डिसीजन होती थी कि हाँ, ये चॉकलेट नहीं मिली तो चलिए ये वाली चॉकलेट उठा के खा लेते हैं, अगर ये नहीं पड़ी तो ये खा लेते हैं, अगर ब्रेड के साथ देखिए ये कुछ नहीं मिला तो चलिए ये वाली चीज उठा के खा ली। पर लेनी सबसे सिंपलेस्ट चीज है, जिसको हाथ में पकड़ा और माउथ में हमने उसको ग्रैब करा, और हम उसको खाते खाते लेट गए वापस, या बैठ गए या लेट गए। बैठे बैठे सो जाते हैं इस केस में, जनरली बैठे बैठे सो जाएंगे, और नहीं तो बैठे बैठे खा रहे होते हैं, आंखें बंद है, बस हाथ चल रहे हैं और माउथ चल रहा है, और वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है। एंड इवन दे नो कि मुझे पानी भी पीना है, कि गले में कुछ अटक ना जाए। इतना भी इनके नॉन रेम में इनके साथ इतना भी रहता है। ठीक है, पैरासोमनिया इन रेम स्लीप, ये वाली स्लीप में कैसा रहता है, इसमें नाइट में डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं। कई लोगों के साथ आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं यार मुझे तो बुरा सपना आया था, लेकिन मैं तो बुरे सपने में उठती हूँ, फिर वापस अपना बुरा सपना कंटिन्यू करती हूँ, उसको पॉजिटिव एंडिंग देती हूँ, और फिर उठ जाती हूँ। ये आपने कईयों के मुंह से सुनी होगी ये वाली बात। जी सौरभ जी, प्लीज बोलिए।
मैम ये कॉन्फेशनल एरोसल क्या चीज़ है? जो स्लीप रिलेटेड इसके ये ऊपर ये बताती हूँ, जैसे कि कुछ मान लीजिए ये आपने मूवीज़ में देखा होगा, यू लव मी, यू लव मी नॉट, यू लव मी, यू लव मी नॉट, और इस टॉपिक को लेकर ना डिस्कशन चल रहा है एंड द गर्ल इज़ नॉट एबल टू कन्फेस के या शी लव्स, ठीक है? तो वो नींद में ना ऐसे ही बड़बड़ाते हुए बोलेगी, यस आई लव यू एंड आई एम रियली इन लव विद यू, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट यू। तो वो एक कन्फेशन सा चल रहा होता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ मूवीज़ में ऐसा दिखाया कि बात नहीं हुई है, मन में इतना है कि वो चाहते हैं, वो चाह उनके अंदर है, वो डिज़ायर उनके अंदर है कि सोते-सोते में वो बात अपने मुँह से बात निकाल देते हैं। तो दैट इज़ कन्फेशनल। कोई चोरी की बात है, बच्चा नहीं मन के अंदर रख पा रहा। वो देख रहा है कि घर में सब परेशान हैं, कुछ चोरी हुआ है और बच्चे को पता है। या मान लीजिए बच्चे ने ही चुराया है, तो बच्चा ना नींद में बड़बड़ाएगा, मम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो आपकी चीज़ चुराई थी, मम्मा मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसे कन्फेस करता हुआ बच्चा रोएगा सपने के अंदर, इस तरह से, ठीक है? मैम वो तो बिना नींद के भी कर सकता है ऐसा इंसान? हाँ जी, कर सकता है, लेकिन अगर कोई सो रहा है और तब कर रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं कि रियल लाइफ़ में नहीं कर सकता है। जब अवेक में है, वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ स्लीप की बात कर रहे हैं कि स्लीपिंग टाइम पे बच्चा ऐसा कर रहा है। सो रहा है और सोते-सोते उस कन बात को कन्फेस कर रहा है कि मम्मा प्लीज़ मत मारना, या पापा प्लीज़ मत मारना, ये मैंने किया था, या कुछ भी ऐसी बात हो सकती है। तो ये मैम कुछ एक तरह से डर भी हो गया। करेक्ट। मैं सिर्फ़ यहाँ पे डर वाली बात ली है, पर इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी इन लव मैंने कन्फेशन बताया, यहाँ डर नहीं था। लड़की को डर नहीं था। शी वांटेड कि वो रिलेशनशिप बने, पर उसके अंदर इतना कहते हैं ना गट्स नहीं आ पा रहे, या कहें कि उसको कहीं न कहीं शर्माना है या कुछ भी इस तरह से मान लीजिए, तो वो नींद में उस तरह से बड़बड़ा रही है कि आई रियली वांटेड टू बी विद यू और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ तो डर नहीं है, यहाँ तो एक बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है तब भी, ठीक है? तो एक कहीं न कहीं बॉडी के अंदर इमोशनली एक चीज़ ऐसी है, जो वो चाहते हैं बोलना पर बोल नहीं पा रहे हैं। ये वो बात है। मैम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो बातें हम जागृत अवस्था में किसी से बोल नहीं नहीं पा कह रहे पा हैं, रहे। वो जो हम सोए हुए हैं, वो बातें निकल रही है। करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैंने कहा ना जो इमोशनली आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो पर वो बोल या कह या कर नहीं पा रहे हो, ठीक है? अच्छा, नाइटमेयर्स हो गए, नाइटमेयर का मतलब ये होता है बुरे सपने, डरावने सपने, भूत, प्रेतों वाले इस टाइप के हो गए। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग के हो गए, कुछ भी। एक ऐसा सपना जिससे आपकी आँखें एकदम से झटके से खुले ऐसे करके जो मूवीज़ में देखते हैं ना, कुछ हुआ, क्या हुआ? मैंने तुम्हें मरते हुए देखा, ओह! ये हुआ, ओह! यहाँ से हम नीचे गिर गए, ओह! ऐसा कुछ, तो जो मैडम नाइटमेयर टाइप का। मैडम हुँ, प्लीज हुँ। एक बात उठती इसमें से डिसऑर्डर कैसे हुए? ये तो किसी भी ये कॉमन जब मैन के बहुत बार साथ। होता है तब, ये 1-2 बार की बात नहीं कर रहे, इनमें से कोई भी 1-1, 2-2 बार अगर अगर हुआ है, तो उसे डिसऑर्डर नहीं माना जा सकता। ये बार-बार, बार-बार हर रोज़ रात को जिसके साथ हो रहा है, उसके लिए है ये बात, ठीक है? अब कन्फेशन की बात हो रही है, आपने कई बार सुना होगा कई वेब सीरीज़ भी ऐसी आती हैं कि तूने मैं तो कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लड़कियाँ आपस में रहती हैं, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ फटाफट से। 2 लड़कियाँ साथ में रहती हैं, हॉस्टल में है, 2 लड़कियाँ साथ रहती हैं और उसने ना अपनी इस चाह को छुपा के रखा है कि मुझे ये मैं इसलिए रोमांटिक रिलेशनशिप जानबूझ के दे रही हूँ क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हमें देखने को मिले हैं मूवीज़ वगैरह में। तो वो रोज़ रात को कोई ना कोई बात बड़बड़ाती थी। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप को लेके कि आई लाइक यू, आई रियली एडमायर यू, तुम्हारी फैमिली में मुझे सब पसंद है, अच्छा हम शादी कब करेंगे? कुछ भी इस तरह का उसके मन में कोई बात चलती थी, वो बड़बड़ाती थी, दूसरी सुनती थी। उसने कभी नहीं बताया कि तुम रात में क्या बोलती हो, कभी नहीं बताया। कुछ टाइम बाद जब उसको उसका जब रिलेशनशिप एक्चुअल में फॉर्म हुआ और जब उसने खुशी से ज़ाहिर किया कि आई एम इन अ रिलेशनशिप और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। तब उस लड़की ने कहा, "अच्छा मुझे तो सब पता था" एंड शी विल लाइक कि तुम्हें कैसे पता? कहते तुम हर रोज़ रात को बड़बड़ाती थी और ये तो मैं सुनती थी। तो वो जो बोलने वाली चीज़ है ना, जो हर रोज़ रात को बोल रहे हैं, हर रोज़ रात को कुछ ना कुछ ऐसा उस लेडी ने नोटिस किया, वो डिसऑर्डर है। और उसने वो साल 2 साल की डिग्री कोर्स या जो भी कह लीजिए सर्टिफिकेशन कोर्स कुछ भी हो, तो उस टाइम पीरियड तक उस लेडी ने उनको नोटिस किया। इसके अलावा एक और लाइव एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको। कपिल शर्मा शो में आपने नोटिस करा था कि विकी कौशल और उनके ब्रदर भी आए थे, ठीक है? तो उन्होंने बताया था कि उनके ब्रदर को एक डिसऑर्डर था।
वो हमेशा ऐसे पूछते थे, मतलब नींद में बोलने की आदत होती थी, और नींद में बोलने की आदत भी कुछ इस प्रकार की होती थी कि लगता था कि जैसे ये जागृत अवस्था में आंखें खोलकर, आधे तो सो रहे हैं पर जागृत अवस्था में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पूरी क्वेश्चनिंग चल रही है। हाँ कर लिया, हाँ कर लिया, ये था, वो था, ऐसे था, वैसे था, प्रॉपर क्वेश्चनिंग चल रही है। दीज आर डिसऑर्डर्स जो बार बार अकर हो रहे हैं। अब अच्छा, इसका इंटरवल पीरियड भी सेम हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, रिकरेंट आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस, जैसे मैंने बताया ना कि इस प्रकार का कि बार बार वो हो रहा है कि कभी पैर सो जाते हैं, पैर मूव नहीं कर पाते, कभी हाथ सो जाते हैं, हाथ मूव नहीं कर पाते। हम तो ये बोल रहे हैं कि हाथ सो गया, बट इन रियलिटी मेडिकल टर्म्स में कहेंगे दीज आर द पैरालिसिस, जिसमें हम अपने पैर को नहीं हिला नहीं पा रहे, हाथ को हिला ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये बार बार हो रहा है, ठीक है। रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, इसमें जो रेम की जो क्रिया होती है ना, उसमें डिस्टरबेंस आती है। उसमें डिस्टरबेंस कैसी आती है रेम में? ये रेम का जो उसका रेम का जो बिहेवियर है, रेम में आपके रेम की अवस्था चल रही है, निद्रावस्था है, नॉन रेम से रेम में आप आ रहे हैं, आप उठने वाले हैं थोड़ी ही देर में। अब उस अवस्था के अंदर आपका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। उस बिहेवियर में यानी कि उस रेम की जो अवस्था है वो या तो स्लो हो जाती है बहुत ज्यादा, बार बार नॉन रेम की तरफ चले जाते हैं, और रेम का पीरियड प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पा रहा, या फिर रेम में नींद खुलती है फिर वापस आ जाते हैं, फिर खुलती है फिर वापस आ जाते हैं, मतलब हम प्रॉपरली वेक स्टेट में आते हैं फिर दोबारा सो जाते हैं, ऐसे, ठीक है। अदर पैरासोमनियास इंक्लूड, जो और डिफरेंट टाइप्स हैं पैरासोमनियास की, वो क्या है? एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम, ऐसा लगेगा सर बज रहा है मेरा, मतलब इतनी तेज से मेरे सर में जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो, कहते कुछ लोग ऐसे कहते हैं। स्लीप इंश्योरेंस बेड वेटिंग, जो कई बार हमने बच्चों के अंदर देखी है। स्लीप रिलेटेड हेलुसिनेशंस, कोई है पर्दे के पीछे है, यहाँ से भी चूहा गया, यहाँ से अभी कुछ हुआ, हुआ कुछ भी नहीं होता, ना कोई गया ना कोई दरवाजा खुला, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। सेक्सोमेनिया, they really wanted to have a urge to have an intercourse with anyone, तो ये उनके दिमाग में चलता रहता है, either they wanted or either they experience it while sleeping, ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं, पर्सनालिटी के ऊपर हम आज आ रहे हैं। अभी हमारे पास टाइम है, इसको पर्सनालिटी को थोड़ा सा हम आज कवर कर लेते हैं। मीन्स अभी तक हमने जितनी भी स्लीप डिसऑर्डर्स है उसको बहुत अच्छे से कवर करा, ठीक है। इसमें भी कोई एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो प्रॉब्लम या जो चीजें, अगर कोई पॉइंट कोई शब्द नहीं समझ आता तो आप मुझसे दोबारा उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। इसमें जी, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लोगे ना, नज़रों के सामने से आ जाएगा, तो अब आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, या तो आपस में बहुत जुड़ी-जुड़ी सी होती हैं, बहुत अंतर नहीं है, लेकिन कुछ में बहुत अंतर है, ठीक है? आप 1-2 बार नाम पढ़ोगे, इनमें से बहुत सारे हमने कवर कर लिया है, कुछ कवर करने की नीड नहीं है, नाम से भी क्लियर होते हैं। लेकिन आप कल इनको पढ़ कर आएँगे, किसी में भी कोई भी बात ऐसा लगा कि मुझे जानना चाहिए, मुझे क्लियर नहीं हुआ, हम कल डिस्कस करेंगे इसको। फिलहाल जितना एग्ज़ाम में आता है, वो सारा आपका कवर हो चुका है, जो मेजरली एग्ज़ाम के अंदर आता है और जो हमारे कोर्स के अंदर एनलिस्ट करा गया है, ठीक है? वो मैंने करवा दिया आपको स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है? आगे चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी की बात करते हैं। अरे वाह! अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या पर्सनैलिटी थे वो, क्या पर्सनैलिटी थे वो। फिर हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की, क्या पर्सनैलिटी थी वो, क्या पर्सनैलिटी थी उनकी, वॉव! हम बात करते हैं फिर रतन टाटा जी की, लेट श्री रतन रतन टाटा जी की। अभी ही उनका हाल ही में उनका देहांत भी हुआ है। अगर हम उनकी पर्सनैलिटी को याद करें तो कितनी एक फेस पे एक शाइन आती है, खुशी आती है, ठीक है? ये तो इमोशनली हम उनको फ़ील कर रहे हैं, और बहुत से लोगों ने उनको रियल लाइफ़ में नहीं देखा। सिर्फ़ पर्दे पे देखा, मतलब टीवी में देखा, अ, वीडियोज़ में देखा, इस प्रकार से देखा है। रियल लाइफ़ में उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम उनकी पर्सनैलिटी को बहुत अपने पास से हम उनको महसूस कर सकते हैं इमोशनली। हम सब, आई एम श्योर कोई ऐसा ही होगा, शायद ही कोई होगा जो ना रोया हो उनके निधन पे। लेकिन हम सब ने उनकी
डेथ को, उनकी डिमाइस को हम सब ने एक्सपीरियंस अपने अंदर कहीं न कहीं किया है। दुःख को हमने उस भाव को हमने लिया। क्यों लिया? ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत बड़ी बिग पर्सनैलिटी थे। इट्स नॉट अबाउट बीइंग फेमस, नहीं, इट्स अबाउट देयर पर्सनैलिटी, जो वो काम या उनको उनकी जो अपीयरेंस है देखने में, हर एक प्रकार से हम पर्सनैलिटी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है? साइकोलॉजिकली हम पर्सनैलिटी के क्या-क्या पॉइंट्स रखते हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? पर्सनैलिटी वर्ड, एक तो ये लैटिन वर्ड है। पर्सोना मीन्स मास्क, मास्क यानी कि कोई भी एक मुखौटा, किस प्रकार का मुखौटा, ठीक है? मीनिंग एंड डेफिनेशन किस प्रकार से है? इट रेफर्स टू दैट दैट रोल व्हिच अ पर्सन डिस्प्ले टू द पब्लिक, जैसे कि अभी हमने बात करी यहाँ पर, चाहे रतन टाटा जी की हो, एपीजे अब्दुल कलाम जी की हो, स्वामी विवेकानंद जी की हो, महेश योगी जी की हो, और बीकेएस अयंगर जी की हो, ठीक है? या आपके आसपास के जो रोल मॉडल्स हैं, उनकी, चाहे वो आपके माताजी, पिताजी हों, दादाजी, नानी माँ, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? Personality does not mean some particular quality of a person. पर्सनैलिटी में ना किसी एक चीज की बात नहीं होती, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? पर्सनैलिटी में किसी एक ट्रेट की बात नहीं हो रही, एक खूबी की बात नहीं हो रही, हम पूरी ओवरऑल की बात करेंगे। अगर कोई एक झूठ बोलता है, किसी एक बात पे झूठ बोलता है, तो हम कहेंगे वो इस बात पे झूठ बोलता है। लेकिन जो हर बात पे झूठ बोलता है, उसे हम झूठा ज़रूर बोलेंगे। लेकिन कोई अगर इंसान है, हमें पता है कि वो इस बात पे कभी सच्चा जवाब नहीं देगा। अब इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई अगर मान लीजिए कोई इंसान है, वो अपनी फैमिली की बात को कभी उस पे कोई जवाब नहीं देता, झूठ बोलेगा या थोड़ा पास बाय करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे इंसान को हम झूठा नहीं कह सकते। लेकिन जो इंसान है उसको हर बात पे झूठ बोलना है, हर चीज़ पे झूठ बोलना है, तो आप ऐसे इंसान को झूठा ही बोलोगे, या एक्टर बोलोगे या ड्रामेबाज़ बोलोगे। इस तरह के हम जो लोकली या लेमन लैंग्वेज में हम इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। पर हम ओवरऑल की बात करेंगे कि हर बात पे झूठ है इनका, इनकी किसी बात पे विश्वास कर ही नहीं सकते। पर एक इंसान को हमें पता है कि नहीं यार, वो इस वाले टॉपिक को हटा दो, बाकी वो जो बातें बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं और हमेशा इक्वल ही रहते हैं, पार्शियलिटी नहीं करते, नो बायसनेस, ठीक है? उनमें देखने को मिलता है हमें। वैसे, ठीक है? कोई एक चीज़ के ऊपर बात नहीं हो रही, मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ। ऑन द contrary, it is a combination of all the psychological and physical trait. यानी कि साइकोलॉजिकल मतलब क्या? मेरा देखना, बोलना, चलना, देखना, बोलना, एक्शंस करना, जेस्चर्स, ठीक है? और इस प्रकार से जो ये चीज़ें हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी नज़रें किस तरफ जा रही हैं और मेरे हाथों के जेस्चर्स कैसे हैं, ये सब कुछ। शाब्दिक तौर पे कैसे में बोल रहे हैं हम, वो सब कुछ, कि किस तरह से हम अपने शब्दों का चयन कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी बारे में बात कर रहे हैं, शब्दों का चयन कैसा है। और साइकोलॉजिकली की एक और चीज़ भी है कि भाषण तो बहुत सारे लोग देते हैं, पर जब नरेंद्र मोदी जी की बात होती है तो स्पेशली सब लोग एक्चुअल में बैठ के उस भाषण को सुनते हैं। ऐसे कितने पॉलिटिकली अगर आप लोग देखें, कितने ऐसे पॉलिटिकली पर्सनैलिटी रही होंगी जिनके भाषण को लोग सुनते हैं, वाक़ई में सुनते हैं। शायद ही कोई हो। अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और नरेंद्र मोदी जी, हम वाक़ई में इनके इनके भाषण को या इनकी स्पीच को सुनते हैं, वाक़ई में सुनते हैं। कुछ न कुछ होता है इनकी बात में कहने के लिए या कुछ ऐसा समझने के लिए। जो लोग नहीं सुनते, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे एग्ज़ाम्पल दे रही थी यहाँ पर, ठीक है? इसके अलावा आप टीचर्स का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए स्कूल टाइम पे। स्कूल टाइम पे हमें पता है कि अब तो ये मैम भाषण देंगी, तो हमें नहीं सुनना। और लेकिन जब कुछ उन्होंने स्पीच इस प्रकार की देनी शुरू करी, आप दंग रह गए कि मैम ने इतनी प्यारी बातें बोली, इतना कुछ अच्छा-अच्छा बोला। उसके बाद से आप उनका कभी भी कोई भी लेक्चर या कोई भी स्पीच, कोई डाँट आप मिस नहीं करेंगे। वो शुरुआत तो हुई, उसके बाद से लेकिन आपने उनकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को और नोटिस करना शुरू करा। हाउ शी इज़ बिहेविंग विद चिल्ड्रन, वो कैसे बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं, उनको कैसे समझ रहे हैं, ठीक है? एक होता है बच्चे को मैंने बड़े प्यार से बोला, "हाँ, बेटा कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो।" फिर हम हल्का-सा टर्न हुए एंड देन वी मेकिंग अ वेरी बैड फेस, मैंने गंदा-सा मुँह बनाया, पता नहीं क्यों आ गया। अब एक और इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 2 लोग मिले आपस में पार्क में, दोनों का एक का घर थोड़ा दूर था, एक का घर थोड़ा पास था। लेडी ने कहा कि आइए, आइए मेरे घर आइए, चाय चाय पीते हैं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं थोड़ा देर हो जाएगी मुझे, ये है, वो है। अंदर ही अंदर लेडी खुश। मैंने कौन सा तुम्हें इन रियलिटी बुला लिया था? मुँह से ही तो बोला था, आने की ज़रूरत थोड़ी ना है।
ऐसा उन्होंने सोचा मन में, ठीक है? कुछ दिन बाद दूसरी लेडी जिसका घर थोड़ा दूर था, अब उसकी तरफ वहाँ पे आके वो दोनों लेडी मिले, ठीक है? सेम, ठीक है? लेकिन अब पहले वाली के घर के पास नहीं है, दूसरे वाले के घर के पास है। उन्होंने भी कहा, "आइए, आइए चाय पीते हैं।" लेडी टायर्ड थी, उन्होंने कहा चलो ठीक है, पी लेते हैं। जिस लेडी ने ऑफ़र किया था, तो उन्होंने दिल से ऑफ़र किया था। उन्होंने अंदर से कोई ऐसा बुरा भाव नहीं रखा। वो दिल से उनको बुलाया भी, जब वो बैठे तब भी उनकी अच्छे से सेवा करी, जब वो गए तब भी मन में कोई कोई ऐसे कहते हैं ना कोई भी इफ्स एंड बट्स कुछ इस प्रकार की बुरी बात नहीं सोची उनके बारे में, अच्छे से सोचा, अच्छा करा। दीज़ आर द साइकोलॉजिकल थिंग्स। ऐसे लोग फिर सेवा भी बहुत दिल से और बहुत कहते हैं ना अपार सेवा करते हैं फिर, खुशी-खुशी दिल से करते हैं, तो वो दिखता है। और जो लोग मन से नहीं बुलाते, वो सिर्फ़ एक बार बोलेगा, सेकंड टाइम दोबारा रिपीट भी नहीं करते। ये भी हम सब जानते हैं, देखने को मिल जाता है ना? तो दीज़ आर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स कि एक बार मुँह से पूछा था, जी हाँ, एक बार तो सरसरा हर कोई पूछ लेता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ। फिर जो एक होता है जो बहुत दिल से, प्यार से, उनका भाव अच्छा है, वो बार-बार बुलाएँगे भी, वो कभी-कभी थोड़ा ज़बरदस्ती करके ले भी जाएँगे, आइए जी, चाय पीते ही पीते हैं, चलिए आइए ना, हाथ पकड़ के ले जाएँगे। उनका भाव अच्छा है, वो दिल से लेके जा रहे हैं। दिल दिखता है ये वो दिल से कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या ये बात क्लियर हो रही है पर्सनैलिटी की? साइकोलॉजिकल वर्ल्ड की? आपके आस-पास की दिनचर्या की जो लोग होते हैं, आस-पास जो लोग मिलते हैं, हम उसमें से देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? अब देन आता है फिज़िकल ट्रेट। फिज़िकल ट्रेट में हम देख लेते हैं ना कि एक कौन कैसे एक्शंस कर रहा है, उनका किसी रूम में एंटर करना हो गया, किसी से बात करते वक़्त, किसी से बात करने के बाद, बैठे-बैठे वो किस तरह से अपने हाथों का मतलब किस तरह से अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, पैरों को मूव कर रहे हैं। और इनकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ जैसे कि और भी दिखती हैं, कोई अगर बीमार है तो वो कैसे दिखता है या कोई अगर कोई बात कह रहा है और उस बात को मीन करता है, तो उनकी पर्सनैलिटी में कैसा दिख उनकी फिज़िकली उनकी बॉडी पे कैसा दिखता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आर्मी का जवान है, ठीक है? आपको पता है वो सामने से आर्मी का जवान आ रहा है, दूर से पता चल जाएगा आपको। कैसे पता चल जाएगा हमें? क्योंकि उनकी फिज़िकल अपीयरेंस ऐसी है, वेशभूषा ही उनकी ऐसी चाहे वो वर्दी पहन के ना आए, पर उनकी वेशभूषा कुछ ऐसी दिखेगी कि आप दूर से ही पहचान लेंगे कि हाँ, ये कोई आर्मी के जवान है या डिफेंस से रिलेट करते हैं। दूर से देख के पहचान लेते हैं ना हम, कि हाँ, उनकी कद-काठी इस प्रकार की होती है, उनका खड़ा होना, सीधा खड़ा होना, बात करना, एटक बात कर देना, प्रॉपर्ली बात करना। तो ये सब कुछ इसके अंदर काउंट करा जाता है, ठीक है? इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी दैट अ पर्सन अपीयर्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है? ये पर्सनैलिटी ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से हमें पता चलता है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान से भिन्न कैसे है, ठीक है? इसमें अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, पर्सनैलिटी इज़ द सम टोटल ऑफ इनेट, एक्वायर्ड डिस्पोज़िशन मतलब क्या था? इनेट मतलब आप समझ लीजिए बाय बर्थ, एक्वायर्ड मतलब बड़े होते-होते जो हमने आस-पास के लोगों से हमने लिया, ठीक है? में कहते हैं ना कि संगति का असर, वो हो गया या संगति से आप क्या खुद सीखना चाह रहे हो वो। एक है कि संगति में रहते-रहते वो चीज़ अपने आप आ गई। एक होती है कि संगति में रहते-रहते मैंने खुद चूज़ करी कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी यार, इनकी ये बात मुझे बहुत पसंद है। टाइम पे आते ही हैं। मैंने भी वो चीज़ सीख ली। मैं बाकी सारी चीज़ें नहीं सीख रही हूँ उनसे। मेरे को एक ही चीज़ ज़्यादा भाई और मेरे शरीर ने मेरी साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली मैं वही फ़ॉलो कर पाई। मैंने एक ही चीज़ उनसे ली। तो क्या हुआ एक्वायर्ड, ठीक है? इनेट क्या हुआ बाय बर्थ मेरी हमारे घर में है सब सच बोलते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते। एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया। इनेट में और क्या होगा हम पंजाबी हैं, पराठा ही खाते हैं, ठीक है? ये हो गया। हम पंजाबी हैं या मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट से कर्नाटक से है या मान लीजिए महाराष्ट्र से है, तो इन्हें प्रॉपर्टी क्या उनकी ज़्यादातर रहेगी कि दे हैव अ वेरी लाइट फूड, थोड़ा हल्का-हल्का खाना खाते हैं, बहुत भारी खाना नहीं खाते, हल्का-हल्का खाना खाते हैं और फिर वो थोड़ा मराठी बीच-बीच में बोलेंगे। वो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ और चीज़ें भी ट्रेट दिखने को मिलेंगी। सोच-विचार में बापा को मानेंगे, गणपति बप्पा जी को मानते हैं, वो बार-बार बात पे बापा का नाम लेंगे। कुछ ना कुछ जो बाय बर्थ हमें मिल रही होती हैं, इसको पापा वाला बात को हम नहीं बोलेंगे, ये एक्वायर्ड के अंदर आएगा, बढ़ते क्रम के अंदर। इनेट में वो चीज़ें आती हैं सॉरी कि जो बाय बर्थ में जो पिताजी से क्या मिला, ग्रैंडफ़ादर से उनको क्या मिला और जैसे हाँ, हम कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में सब जॉब करते हैं,
इनके पिताजी ना इनका अपना खुद का काम था, बिज़नेस करते थे। इन सब में हम सब में सिर्फ़ ये एक बच्चा है जो बिज़नेस माइंडेड है। हम सबका बिज़नेस माइंड नहीं चलता, इनके पिताजी का चलता था। तो ये इनेट पर्सनैलिटी हम कहेंगे, ये इनेट है, ये बाय बर्थ मिलने वाली चीज़ है, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आप समझ लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे फिर से दे रही हूँ एक और कि हम कहते हैं ना कि इसकी आँखें हैं, वो अपनी मासी पे गई हैं, इनके बाल हैं जो पिताजी पे गए हैं, ठीक है? और कद-काठी जो है, लंबाई है, ये इनके नाना जी पे गई है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो ये सारा कुछ इनेट में आएगा, जो हमें बाय बर्थ मिल रहा है, पूर्वजों से जो मिल रहा है, ठीक है? बाकी चीज़ें जो हम मैंने जैसे कहा ना मराठी बोल रहे हैं या पापा का नाम लेते हैं या इस प्रकार से जो कुछ है, वो एक्वायर्ड के अंदर आएगा, कि अपब्रिंगिंग में कैसे ले रहे हैं, ठीक है? फ्रेडमैन एंड शूस्टैक इन 1999 इन्होंने और कुछ 2-3 चीज़ें और ऐड करी कि पर्सनैलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट मेक्स पीपल यूनिक। बिल्कुल करेक्ट बात बोली है। इस बात को आप सब भी मानते होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं ये? ये कहना चाह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकली ऐसी कुछ चीज़ें हैं या ऐसे फोर्सेस हैं, यानी कि मेरी आदतें या मेरी धारणाएँ मैं क्या हूँ, इस बारे में बताते हैं। आपने जैसे हम बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम्पल बहुत पता नहीं कितनी बार हम सुन चुके हैं उस एग्ज़ाम्पल को कि आधा ग्लास भरा हुआ है या वो आधा ग्लास खाली है। एक तो ये कहानी हुई, ठीक है ना? और फिर इसके बाद हम कहते हैं कि सही गलत क्या है, ये सबके अपने-अपने ओपिनियन है। किसी के लिए वही गलत चीज़ सही है और किसी के लिए वही सही चीज़ गलत है। ये होते हैं साइकोलॉजिकल। किसी की हैबिट्स हो गई, इस प्रकार से। किसी की जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं मैं तो रात में पढ़ सकता हूँ, दिन में नहीं पढ़ सकता, मेरे से नहीं पढ़ा जाता। रात को मुझे जितना मर्ज़ी पढ़ा लो, सुबह के 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, मेरे को नींद आ जाएगी। एंड ऐसा नहीं है कि वो लोग टॉप नहीं कर रहे, वो टॉप करते हैं। जो लोग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, क्या वो टॉप नहीं कर रहे? वो भी कहते हैं मेरा दिन में मैं सुबह उठ सकता हूँ, रात को नहीं। तो वो तब पढ़ाई करते हैं और तब अपना मतलब अपनी दिनचर्या को उस तरह से गवर्न करते हैं और टॉप करते हैं, ठीक है? अब सबकी अपनी धारणाएँ हैं, वो धारणाएँ ही हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। कौन कितना न्यूट्रल है, किस प्रकार से है, ठीक है? ऑल पुट ये सारी सारी ना इनको ना जितनी भी डेफिनेशंस है ना पर्सनालिटी की, इनको एक पेज पे नाम के साथ लिख लीजिएगा कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या-क्या वर्ड को यूज़ करने की कोशिश करी। जैसे कि हमने कहा यहाँ वैलेंटाइन का हमने नाम लिया और फिर हमने इनेट और एक्वायर्ड का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है? देन फ्रेडमैन एंड शूस्टॉक के बारे में हम जब लिखेंगे पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल फोर्सेस आप इसको ऐसे यूनिक भी, ठीक है? इसको ऐसे करके आप हाइलाइट करोगे। ये इम्पोर्टेंट और ज़्यादा बड़े जार्गन्स हैं इनके। आप इनकी क्योंकि डेफिनिशन कभी-कभी आ जाती है एग्ज़ाम में। 2-3 बार आप गो थ्रू कर लोगे काफ़ी है। बहुत बार लिख कर याद करने का इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 बार में नोट्स पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा, ठीक है? देन ऑलपोट इसके ऊपर भी क्वेश्चन्स कई बार आए हुए हैं। पर्सनैलिटी इज़ अ डायनामिक ऑर्गनाइज़ेशन विदिन द इंडिविजुअल individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his behavior। बड़ी अद्भुत बात बोली इन्होंने। इन्होंने कहा कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है मतलब क्या? ये कहने का तात्पर्य इनका यहाँ पर ये आता है कि जो एक इंसान है वो अपने पर्सनैलिटी को उसके अंदर अलग-अलग तरीकों से उसने अपने आप को सीखा है, बनाया है, डेवलप करा है। कोई चीज़ इमोशनली बड़े आराम से सीखी, कुछ दुःख दर्द के साथ सीखी। कोई मार के साथ सीखी, तो कोई बहुत प्यार से सीखी, वैसे वाला, ठीक है? डायनामिक है और कोई चीज़ किसी और भाषा से सीखी, कोई अपनी ही भाषा में सीखी, ठीक है? कोई एक ऐसे व्यक्ति से सीखी, जो मेरी सेम जेंडर का है, कोई ऐसे व्यक्ति से सीखी जो मेरी सेम जेंडर का नहीं है या मेरे सेम एज ग्रुप का नहीं है, ठीक है? कोई दुःख में रहकर मतलब क्या हो गया, कोई गरीबी मान लीजिए दुःख, कोई ऐसी बात हुई, कोई बीमारी थी, उसमें उस वक़्त में सीखी। तो कोई भी हालात के अंदर किस तरह से उन्होंने सीखा उन सबको, ठीक है? और ये सारी प्रक्रिया जो होती है ना, अंदर ही अंदर चल रही है, अंदर ही अंदर चल रही है। और ये फिज़िकल सिस्टम के अंदर हो रहा है, यानी कि दिमागी और शारीरिक, उसके अंदर ये हमारी क्रियाएँ हो रही हैं, जिसकी वजह से एक यूनिक यानी कि बहुत ही अलग, अद्भुत-सा उनको एक आभास या कहें अपना एक जीवन जीने की शैली उनकी बनती है।
आप हमेशा नोटिस करेंगे जितने भी महान पुरुष हैं, वो जब कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी बात बोल लीजिए, उन्होंने कोई महावाक्य दे दिया, ये ऐसे है, ये वैसे है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी का ले लीजिए, उठो, जागो, मत सो, इस प्रकार का हो गया। तो ये उन्होंने अपने वक़्त पे डायनामिक ऑर्गनाइज़ेशन में मतलब मीन्स अपने आस-पास की जो तप उन्होंने किया, योग में रह के, उन सब से उन्होंने ये सबको सीखा। उसके बाद ही उन्होंने इसको स्वीकृति दी कि मैंने तो ऐसा अद्भुत मेरा भाव रहा है या मेरा प्रभाव मेरे पे इन सब चीज़ों का पड़ा, ऐसे, ठीक है? फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर सिंपल है दिस द टाइप ऑफ पर्सन यू आर बाय द वे यू बिहेव, फील एंड थिंक। कहने का तात्पर्य ये है कि सिंपल सी बात है, हम जब आज की इस बहुत सामान्य भाषा में बोलते हैं, हम कहते हैं ये कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है? इनको कोई बात बोली है तो बिहेव कैसे कर रहे हैं। इनको हमने बात बोली कैसे बच्चों की तरह रो पड़े, कैसे बच्चों की तरह रो पड़े और कैसे बिहेव कर रहे हैं। और ये मैंने बोला कुछ और, ये सोच विचार इनके कहीं और जा रहे हैं। टॉपिक चल रहा है कुछ और, बात कर रहे हैं कुछ और, ठीक है ना? पर्सनैलिटी में ये कहेंगे ना वो अजीब ही इंसान है, अपनी ख़्याली दुनिया में रहता है वो। मैं बात कर रही थी वो वाली, पता नहीं कहाँ बात ले आए, उस प्रकार से, ठीक है? फिर आरबी कैटल, इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया? पर्सनैलिटी इज़ दैट व्हिच परमिट्स ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन टाइम या गिवन नोशन, ठीक है? एट अ प्रेडिक्शन, जैसे कि आप इसमें समझिए कि किसी की कहते हैं कि ये मेरी कार्यक्षमता के अंदर आता है और ये मेरी कार्यक्षमता के अंदर नहीं आता। वो जानता है, वो अपने आप को झूठ नहीं बोल रहा। वो जानता है कि ये मेरी क्षमता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को पता होता है कि मैं मेडिकल पढ़ सकता हूँ और एक बच्चे को पता है मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है? उसे क्लियरली बोल दिया, भई मैं तो नहीं इसमें जाऊँगा, मुझे तो बहुत नहीं पढ़ना। उन्होंने क्लियरली इस बात को कन्फेस कर लिया सबके बीच में, ना जी ना, मुझे तो लास्ट में आप बिल्कुल आर्ट्स में दे दीजिए, मुझे बहुत पढ़ना ही नहीं है। या फिर आप कहेंगे कोई 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 बच्चा कहेगा मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, मुझे तो मैथ्स करना बहुत पसंद है। पर देखा कि फिज़िक्स तो समझ नहीं आ रही, फिज़िक्स बहुत मुश्किल है, मैथ्स में आ जाते हैं। द वन हू नोज़ अबाउट इट, जिसको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है ना, वो एक अच्छा पर्सनैलिटी बन जाती है, आरबी कैटल के अकॉर्डिंग। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी, हम अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी व्यक्तित्व को किसको कहेंगे? ये अच्छा व्यक्तित्व है इसका। वो कौन है? पॉजिटिव एटीट्यूड, दुःख, सुख, लाभ, हानि, समय समता का भाव। कौन सिखाता है हमें समता का भाव? श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं वो लोग। लाभ, हानि, दुःख, सुख सबके अंदर समता का भाव। वैल्यूज़ इनकी क्या है? किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं? पैसे को करते हैं, एथिक्स को करते हैं, बिहेवियर को करते हैं, किसी के आचरण के ऊपर वो ज़्यादा उसको मतलब मान्यता देते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं? इनकी सोच, इनकी ये किस पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बिलीव मतलब इनका विश्वास किस पे है? जैसे कि तात्पर्य हम लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई किसी गुरु को मानते हैं तो कहेंगे नहीं इन्होंने ऐसी बात कही है, आप तो जो मर्ज़ी बोलिए, मुझे तो नहीं, मेरे तो गुरु ने ये वाली बात बोली है, मैं तो नहीं मानूँगा या मानूँगी, ऐसे। मोटिवेशंस, डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स, ठीक है? अच्छा, इनके ना अपने खुद के भी कुछ बिलीव्स बन चुके होते हैं, एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद या सर्टेन एज के अंदर ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एज के बाद, किसी भी अवस्था में इनके अपने भी कुछ मोटिवेशनल कोट्स हो सकते हैं या कोई बड़ी अद्भुत बात इनकी हो सकती है, ठीक है? मोटिवेशन मीन्स कि दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि आप एक कार्य कीजिए, मत हारिए, डरो मत, सब हो जाएगा। ये दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं लारा दत्ता का यहाँ पर। लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा सेम पेजेंट में थे, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस एशिया पैसिफिक के लिए, ठीक है? तो लारा दत्ता ने उनको सिखाया प्रियंका चोपड़ा को जाके कि मेकअप कैसे करना चाहिए, देखो ऐसे-ऐसे करो। फिर उनसे जब दोनों पेजेंट जीत गए, लारा दत्ता मिस यूनिवर्स के लिए गए, वो मिस वर्ल्ड के लिए गए प्रियंका चोपड़ा, और दोनों जीत कर भी आए। और काफ़ी इतने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर बनाए उन्होंने, लारा दत्ता ने इनफैक्ट। तो मुझसे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ऐसे-ऐसे सिखाया प्रियंका चोपड़ा को, ऐसे-ऐसे करना सिखाया, तो आपको डर नहीं लगा कि मैं हार जाऊँगी या ये कॉम्पिटिशन है, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि एक अच्छा कॉम्पिटिटर हार जाएगा ऐसे, आपने उनको ऐसे सिखाया, मतलब डोंट यू फील कि इट्स अ कॉम्पिटिशन? एंड शी सेड कि कॉम्पिटिशन तो चलता रहेगा, लेकिन इंसान अंदर से कैसा है या वो कैसी यादें अपने साथ लेकर जाएगा। मुझे पता है अगर मैं सिखा सकती हूँ और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं इस गेम को या इस पैजेंट को या किसी भी चीज़ को मैं जीत सकती हूँ, तो मुझे वो कैलिबर है तो मैं जीतूँगी। नहीं होगा तो मैं नहीं जीतूँगी। मेरी एक मेकअप सिखा देने से मैं हार नहीं जाऊँगी।
दैट वाज हर वर्ड। तो ये जो है किसी को मोटिवेट करने के, किसी के हेल्प करने के, ऐसी वैल्यूज रखने के, तो ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और शायद इसी वजह से मिस यूनिवर्स में आज तक उनका रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं किया, जितने नंबर वो लेकर आई हैं। देन डिजायर्स कैसी है उनकी, किस प्रकार की उनकी चाह है, ये सब कुछ एक गुड पर्सनालिटी के अंदर आता है। जैसे फूडी होते हैं, उनको सिर्फ खाना दिखता है हर तरफ। इनकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो दूसरों के लिए कैसा भाव रखते हैं, विनम्रता का भाव, सद्भावना का भाव, एम्पैथी जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये एक अच्छे गुड पर्सनालिटी के ट्रेट्स है वो वाले। ठीक है, फिर नेचर ऑफ पर्सनालिटी, इसको फटाफट से देख लेते हैं एंड देन विल फिनिश आवर क्लास मैम फॉर कल टुडे। करवा देना मैम। ये 2 मिनट का काम है, इसमें कुछ लंबी चीज नहीं है, वेरी इजी। हाँ, कुछ नहीं है इसके, जैसे वर्ड्स है, कोई कोई समझने वाला प्रयास कोई चीज नहीं है। ठीक है, साइको एंड फिजिकल सिस्टम में क्या आता है, बुद्धिमत्ता, कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्शन यानी कि डार्क लाइट, इसका कॉम्प्लेक्शन, वेट, कितना भार है उनका, हाइट, लंबाई, सब कुछ। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया वही कि किस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज पे, और कैसे उनकी वेशभूषा किस प्रकार की है, कैसे वो हर चीज को कैरी करते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट बिहेवियर इन टू प्लेसेस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। कहा कुछ और कुछ टाइम बाद करा कुछ और, मतलब जैसी जैसा कहा ना वैसा करा नहीं। ठीक है, लेकिन कहा भी और करके भी दिखाया। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी कम होती है और ये बार-बार होता है। ऐसा नहीं कि आज किसी को इम्प्रेस करने के लिए हमने ये करा, लेकिन नहीं, ताउम्र यानी कि पूरी उम्र, पूरी जब तक की उम्र रही है, वो हमेशा ऐसे ही करते रहे। वो वाला पर्सनैलिटी, कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार वैसा बिहेवियर बनाए रखना। एडजस्टमेंट एबिलिटी, एक तो इसको ना आप ये भी कह सकते हो ईश्वर प्रणिधान, कि हर रूप में ईश्वर का प्रणिधान हम करते हैं। मैं यहाँ से समझा रही हूँ, ठीक है? कि हर भाव में हम ईश्वर को सर्वप्रथम रखते हैं, या हर भाव में उनको आगे रखते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज दुःख मिला तो भगवान तुम हो ही नहीं, जब सुख मिला, "ओह मेरे भगवान, सब कुछ तेरा दिया हुआ है।" आज तो प्रसाद भी चढ़ाएँगे और लंगर भी लगाएँगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब वक़्त आया दुःख में उनको याद करने का कि हे प्रभु, हम कहेंगे तुम तो हो ही नहीं, तुमने तो हमें दुःख दिए हैं। तुम भगवान कैसे हो सकते हो? तुम भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसका उल्टा भी होता है। जब लोग खुश होते हैं तब भगवान को नहीं मानते, दुःख में आके भगवान को मानना शुरू कर देते हैं। फिर गली-गली, नगरे-नगरे, दुआरे-दुआरे, ये भी होता है, ठीक है? एडजस्टमेंट एबिलिटी, पर्सन एडजस्ट विद सराउंडिंग, किसी भी प्रकार का कोई भी आप उनको एक अवस्था दे दीजिए, उस अवस्था में अपने आप को परिपूर्ण करके निकलते हैं। वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। खाना कम मिला, सब लोगों के पास खाना कम है, तो वो भी खाना कम खाएँगे। ये नहीं मुझे पूरा खाना खाना है, छोटे बच्चों की तरह, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है? यूनिकनेस, यूनिकनेस का मतलब क्या हो गया? कुछ अपना एक्स फैक्टर, जिसे हम रियल लाइफ में बोलते हैं, कि इनके पास कोई अपनी अद्भुत बात क्या है, वैसा। होलनेस, सम ऑफ द टोटल क्वालिटी ट्रेट्स फॉर्म्स पर्सनालिटी, पूरा का पूरा वो इंसान खुद में कैसा है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, चमकता सितारा की तरह का समझ लीजिए। परसिस्टेंसी, विल पावर, डिटर्मिनेशन, अचीव हाई गोल्स, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। और कंसिस्टेंसी थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये लगातार की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है। हम कहते हैं कि कितना हम तब कर सकते हैं, कितना मैं सहन कर सकती हूँ, सहनशीलता कितनी है, और वो सहनशीलता ही मुझे फिर बताएगी कि मैं उस चीज़ को, कितनी मेरी लालसा है उस चीज़ को पाने की, ठीक है? और वो गोल कोई भी हाई लेवल का हो सकता है, जैसे कि आज की डेट में हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? सोशल एबिलिटी, किसी प्रकार से कैसे लोगों से मिलना है, किस प्रकार से हमें उनसे ग्रीट करना है उनको, ठीक है? कोई बुरी अवस्था हो या अच्छी अवस्था हो, हर अवस्था में, ठीक है? गोल डायरेक्टेड, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, यानी कि उनका गोल ये नहीं कि मुझे फलां-फलां बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे योग इंस्ट्रक्टर बनना है, एमडी करनी है, पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है योग के अंदर। इसके अलावा भी है कि पूरी लाइफ का उनका गोल क्या है? पूरी लाइफ वो किस प्रकार से अपनी जीना चाहते हैं। ये तो हो गई छोटी-सी गाड़ी कि मुझे पीएचडी करनी है, ये तो छोटी-सी गाड़ी है। उस गाड़ी में बैठ के आप कहाँ-कहाँ जाना चाहते हो? ये लाइफ का गोल है। वो ऑब्जेक्टिविटी बन जाती है, ठीक है? चलें, आज के लिए हम इतना करेंगे, कल से हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी को कंप्लीट करेंगे। मीनव्हाइल आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी यहाँ तक नोट्स अच्छे से पढ़ कर आओगे, ताकि कोई भी
प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चनिंग आपकी है, आप साथ ही साथ पूछ पाओ और ये पेंडिंग ना रह जाए आपका, ठीक है? मैं जानना चाहूंगी किसी का कोई प्रश्न है? मैम ये जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन आप बोल रही हैं, तो इसमें क्या जो मतलब मेरा सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर होता है, उस चीज़ की बात क्या? जी, सिचुएशन के हिसाब से भी और जैसे कि मान लीजिए डायनामिक में एक और बात बताती हूँ मैं, जैसे कि आर्मी में ऑफिसर्स हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत डिफरेंट है। स्कूल में या योग में जो सिखाया जाता है या फिजिकल स्पोर्ट्स में जो लोग बच्चे करते हैं या जिम में जो कर रहे हैं, वैसी कोचिंग तो नहीं होती इनकी, वैसी ट्रेनिंग भी नहीं होती इनकी। मेंटली उनको बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा एक और बताती हूँ, ये तो हो गया सिर्फ एक फील्ड वाइज। अब कुछ लोगों की डायनेमिक पर्सनैलिटी का एक और एग्जांपल देती हूँ। डॉक्टर होमी भाभा को जानते हैं आप? जी मैम। यस मैम। जी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी? अगर आप उनको याद करते हो तो कैसी पर्सनैलिटी से उनको याद करते हो डॉक्टर होमी भाभा को? ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो सेज की तरह लगते थे, क्या करते थे? लाइक अ सेज, संत की तरह लगते थे। सन तो नहीं हम कह सकते, पर हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं इसके अंदर कि उनको ना ज्यादातर म्यूजिक भी आता था, गाना भी आता था, उनको पोइट्री भी आती थी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और ड्रामा थिएटर्स ये सब करना भी पसंद था। मतलब कोई ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ा जो उनको नहीं आता था, चाहे मल्टी वो आर्ट्स हो। टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड, एग्जैक्टली, द राइट वर्ड इज मल्टी टैलेंटेड। डायनामिक में हम ये कहेंगे, ठीक है? जब हम अपनी पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहे हो तो उस फील्ड का सब डायनेमिक कुछ आता है। डायनेमिक क्या होता है मैम? डायनामिक का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि पूर्ण रूप से बहुत कुछ आता है जिस लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि अरे वाह आप डॉक्टर हैं, आपको गाना आता है, वाह वेरी गुड। अच्छा आप डॉक्टर हैं, आपको डिजाइनिंग भी आती है, आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी करते हो या कोई भी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, कुछ भी इस प्रकार से। आज की डेट में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है ना, इंजीनियर्स हैं, कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं, तो दे आर डायनेमिक पर्सनालिटी, ठीक है? एक और डायनेमिक का क्या मीनिंग निकलता है कि वो जिस अपनी फील्ड में है ना, वहां सर्वप्रथम है, वहां सर्वप्रथम है, उसमें उन्होंने हर तरफ से, हर कॉर्नर से अच्छे से अपने आप को उभारा हुआ है। नवनीता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, अगर प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है ना? तो ये है। अभी इसमें आप मुझे बताइए किसी को इस बारे में और कुछ जानना, डायनेमिक को लेकर कोई कंफ्यूजन हुई है मतलब? आई गेस नहीं है, ठीक है। मैम जैसे एक चीज बोलनी है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम था मैम, जैसा हमने देखा है हम्म। मैम, जैसा इंसान रात को सोते हैं तो मैम पैर हिलाते हैं, तो क्या मैम वो हम्म। डिसऑर्डर है? अगर वो हर रोज कर रहे हैं तो हाँ मैम, जैसे कंटिन्यू डेली ही हिलाते हैं, पैर ये सोते टाइम हिलाते हैं, लोग देखा है ठीक है। मैंने मैम। अच्छा, हाँ जी, ये होता है तो फिर ये डिसऑर्डर